विजय थालापति ये सिर्फ एक नाम नहीं, तमिलनाडु में करोड़ों लोगों के लिए एक इमोशन है। एक ऐसा सुपरस्टार जिसके एक इशारे पर लाखों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सालों तक सिनेमा की स्क्रीन पर राज करने के बाद आज वही विजय तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं। लेकिन आखिरकार विजय ने पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन क्यों लिया और आखिर कैसे एक एक्टर तमिलनाडु जैसे पावरफुल स्टेट का सीएम बन गया? तो इस कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु से। साल 2013 विजय की न्यू फिल्म थलाइवा रिलीज होने वाली होती है। फिल्म के पोस्टर्स हर जगह लगे होते हैं, फैंस का एक्साइटमेंट भी पीक पर होता है। लेकिन रिलीज से कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु गवर्नमेंट को फिल्म की टैगलाइन टाइम टू लीड से प्रॉब्लम हो जाती है और देखते ही देखते फिल्म का रिलीज रोक दिया जाता है। और धीरे धीरे लोगों के बीच बातें शुरू होने लगती है कि शायद विजय पॉलिटिक्स में आने वाले हैं। सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस तब हो जाती है जब थिएटर्स को अननोन ग्रुप्स की तरफ से धमकी मिलने लगती है, अगर फिल्म रिलीज हुई तो थिएटर्स पर हमला होगा। पूरे तमिलनाडु में टेंशन फैलने लगती है। विजय बिना देरी किए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के साथ उस वक्त की चीफ मिनिस्टर जयललिता से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलती। आखिर में विजय को पॉलिटिकल प्रेशर के आगे झुकना पड़ता है और बाद में कुछ कट्स और कंडीशन के बाद फिल्म को रिलीज की परमिशन मिल जाती है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद विजय के दिमाग में एक बात पूरी तरीके से बैठ चुकी होती है, सिनेमा लोगों का प्यार दे सकता है, लेकिन अब वो तमिलनाडु में असली बदलाव लाना चाहते थे और उसके लिए उनका पॉलिटिक्स में आना जरूरी था। और शायद यही वो मोमेंट था जहां विजय डिसाइड कर लेते हैं कि अब उन्हें सिर्फ एक्टर बनकर नहीं रहना, अब उन्हें पॉलिटिक्स में आना है। और विजय ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। लेकिन असल में विजय की पॉलिटिकल प्लानिंग इससे भी कई साल पहले शुरू हो चुकी थी। साल 2009 विजय अपने हजारों फैन क्लब्स को एक साथ जोड़कर एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, विजय मक्कल इयक्कम। उस वक्त लोगों को ये बस एक फैन मूवमेंट लग रहा था, लेकिन असल में विजय धीरे धीरे अपनी ग्राउंड आर्मी तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में फैन क्लब सिर्फ पोस्टर लगाने या थिएटर में डांस करने तक सीमित नहीं होते। इनके प्रेसिडेंट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं, मीटिंग होती है, मेंबरशिप सिस्टम्स होते हैं और कई फैन क्लब्स ऑफिशियली रजिस्टर्ड ट्रस्ट की तरह भी काम करते हैं। और जैसे ही विजय की कोई नई फिल्म रिलीज होती तो ये फैन क्लब्स पूरे थिएटर को बुक कर देते, फ्लड्स के वक्त फूड डिस्ट्रीब्यूट करते, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते और इस तरह धीरे धीरे तमिलनाडु के हर डिस्ट्रिक्ट में विजय का नाम और भी स्ट्रॉन्ग होने लगता है। और आगे चलकर यही विजय की सबसे बड़ी पावर बनने वाली थी, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को जहां बूथ लेवल नेटवर्क बनाने में सालों लग जाते हैं, विजय के पास वो नेटवर्क ऑलरेडी मौजूद था। बस फर्क इतना था, लोग उसे पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि फैन क्लब कहते थे। और अब धीरे धीरे विजय पॉलिटिक्स की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगते हैं। 2011 में उनका मूवमेंट तमिलनाडु इलेक्शंस में AIADMK अलायंस को सपोर्ट करता है। आयरॉनिकली ये वही पार्टी होती है जिनकी गवर्नमेंट कुछ साल बाद विजय की फिल्म थलाइवा का रिलीज रोकने वाली थी। लेकिन अभी भी विजय ओपनली पॉलिटिक्स में नहीं आते, वो धीरे धीरे पब्लिक का मूड समझ रहे होते हैं। और फिर आता है साल 2021। विजय का मूवमेंट लोकल बॉडी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है और रिजल्ट सबको सरप्राइज कर देते हैं। 169 सीट में से उनका ग्रुप 115 सीट जीत लेता है। ये पहली बार होता है जब लोगों को समझ में आने लगता है कि विजय के फैन सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं है, वो वोट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और अब तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला था। पिछले लगभग 60 सालों तक तमिलनाडु की कुर्सी सिर्फ दो ही पार्टीज के बीच घूमती रही थी, DMK और AIADMK। हर इलेक्शन में पब्लिक बस इन दोनों में से किसी एक को वोट देती थी। लेकिन अब धीरे धीरे यूथ का ट्रस्ट पुराने सिस्टम से कम होने लगता है। दोनों पार्टीज फ्रीबीज दे रही होती है, दोनों पर करप्शन के एलिगेशन लगते रहते हैं और दोनों के लीडर्स धीरे धीरे एक ही सिस्टम का हिस्सा लगने लगते हैं। लेकिन तमिलनाडु के लाखों यंग वोटर्स जॉब्स, वुमेन सेफ्टी, करप्शन और कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे इशू पर बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई नया ऑप्शन मिल नहीं रहा होता। और शायद विजय को भी ये बात समझ आ चुकी होती है। साल 2024 2 फरवरी थालापति विजय आखिरकार ऑफिशियली अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर देते हैं, तमिलागा वेतरी खजगम यानी TVK। पार्टी लॉन्च होते ही पूरे तमिलनाडु में हलचल मच जाती है। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, सबकी नजर अब विजय पर होती है। और इन सबके बीच विजय अनाउंस करते हैं कि वो 2024 लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो सीधा 2026 तमिलनाडु इलेक्शंस को टारगेट कर रहे होते हैं। और अब धीरे धीरे लोगों को भी समझ आने लगता है कि विजय सिर्फ हेडलाइंस के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए,
वो बदलाव लाने की पावर के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं। अब धीरे धीरे टीवीके का मूवमेंट और बड़ा होने लगता है, पार्टी मीटिंग्स होने लगती है, नए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट्स अपॉइंट किए जाते हैं और विजय की फैन क्लब्स अब ऑफिशियली पॉलिटिकल यूनिट्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। अगस्त 2024 में विजय अपनी पार्टी का ऑफिशियल फ्लैग लॉन्च करते हैं और फिर अक्टूबर 2024 को टीवीके अपनी पहली मेगा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है। विक्रमंडी में हुई इस रैली में लाखों लोग पहुंचते हैं, जहां तक नजर जाती सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिख रही होती है और इसी स्टेज पर विजय ओपनली एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। वो करप्शन, डायनेस्टी पॉलिटिक्स और पुराने पॉलिटिकल सिस्टम्स के अगेंस्ट बोलते दिखते हैं और धीरे धीरे तमिलनाडु का यूथ उन्हें एक नए अल्टरनेटिव की तरह देखना शुरू कर देता है। लेकिन फिर 27 सितंबर 2025 को कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद शायद खुद विजय थालापति ने भी नहीं की थी। करूर डिस्ट्रिक्ट में विजय की एक रैली ऑर्गेनाइज की जाती है। टीम को लगता है कि लगभग 10,000 लोग आएंगे, लेकिन उस दिन ग्राउंड पर 25,000 से भी ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं। तेज गर्मी, भीड़, वीक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और ऊपर से विजय का कॉन्वॉय लेट हो जाता है। लोग घंटों से विजय का वेट कर रहे होते हैं और फिर जैसे ही विजय की गाड़ी रैली एरिया के पास पहुंचती है, भीड़ अचानक अनकंट्रोलेबल हो जाती है। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं, चीख पुकार मच जाती है और कुछ ही देर में पूरे एरिया में भगदड़ मच जाती है। इस इंसिडेंट में कुल 41 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल होते हैं। 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। पूरे तमिलनाडु में हंगामा मच जाता है। अपोजिशंस विजय को डायरेक्टली ब्लेम करना शुरू कर देती है। पुलिस एफआईआर फाइल करती है। टीवी के लीडर्स पर सीरियस चार्जेस लगते हैं और मीडिया में हर जगह बस एक ही सवाल पूछा जा रहा होता है, जो आदमी एक रैली हैंडल नहीं कर पाया वो स्टेट कैसे हैंडल करेगा। और अब सबको लगने लगता है कि विजय का पॉलिटिकल करियर खत्म होने वाला है। लेकिन फिर विजय कुछ ऐसा करते हैं जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में बहुत कम देखने को मिला था। वो कैमरे के सामने आकर इस ट्रेजेडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। वो विक्टिम की फैमिली से मिलते हैं, उन्हें कंपनसेशन देते हैं और पूरे इंसिडेंट के बाद छुपने की बजाय सामने खड़े रहते हैं। और शायद यही मोमेंट सब कुछ बदल देता है, क्योंकि सालों तक तमिलनाडु के लोगों ने पॉलिटिशियंस को डिजास्टर के बाद ब्लेम शिफ्ट करते हुए देखा था, लेकिन पहली बार कोई लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हुआ दिख रहा होता है और धीरे धीरे सिंपैथी फिर से विजय की तरफ शिफ्ट होने लगती है। और अब फाइनली वो वक्त आ चुका होता है, साल 2026। विजय अनाउंस करते हैं कि टीवी के तमिलनाडु की सारी 234 सीट्स पर इलेक्शन लड़ेगी, वो भी बिना किसी मेजर अलायंस के। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे विजय का सबसे बड़ा गैम्बल बताते हैं। कुछ लोग उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट बोलते हैं तो कुछ कहते हैं कि विजय को पॉलिटिक्स की समझ ही नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी धीरे धीरे कुछ और ही स्टोरी बता रही होती है। तमिलनाडु में विजय की रैलीज में लाखों लोग पहुंचने लगते हैं। यंग वोटर्स उनके सपोर्ट में ओपनली सोशल मीडिया कैंपेन्स चला रहे होते हैं और विजय का सिंपल सा मैसेज लोगों को कनेक्ट कर रहा होता है, वो करप्ट है, मैं उनमें से नहीं हूँ। इलेक्शन कैंपेन के दौरान तमिलनाडु में रिकॉर्ड वोटिंग होती है। 85% से भी ज्यादा टर्नआउट आता है और फिर आता है रिजल्ट डे 4 मई 2026। पूरा तमिलनाडु टीवी स्क्रीन के सामने बैठा होता है। काउंटिंग शुरू होती है और धीरे धीरे ट्रेंड्स आने लगते हैं। टीवी के लीड कर रही होती है, डीएम के सीट्स हार रही होती है और सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब करंट चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन अपनी कोलाथुर की सीट हार जाते हैं, क्योंकि कोलाथुर की सीट पर एमके स्टालिन को पूरा भरोसा था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पहले भी लगातार 3 बार भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। लेकिन अब वो आदमी जो डिकेड से तमिलनाडु पॉलिटिक्स का सबसे पावरफुल नाम था, अब इलेक्शन हार चुका होता है। और दूसरी तरफ जोशफ विजय चंद्रशेखर AKA थालापति विजय, एक एक्टर, एक सुपरस्टार, एक आउटसाइडर, सिर्फ 2 साल पुरानी पार्टी के साथ तमिलनाडु की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन चुके होते हैं। टीवी के 234 सीट में से 108 सीट जीत लेती है और विजय का वोट शेयर 35% तक पहुंच जाता है, जो कि 49 साल पुराना MGR का हिस्टोरिक रिकॉर्ड तोड़ देता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि गवर्नमेंट बनाने के लिए 118 सीट चाहिए होती है और टीवी के अभी भी मेजोरिटी से 10 सीटें दूर होती है। और अगले ही दिन एमके स्टालिन ऑफिशियली चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। 60 साल पुराना डीएमके का एम्पायर अब धीरे धीरे टूट रहा होता है। अब पूरे तमिलनाडु की नजर सिर्फ एक चीज पर होती है
क्या विजय थालापति गवर्नमेंट बना पाएंगे? विजय बिना देरी किए गवर्नर राजेंद्र अरलेकर से मिलने पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि टीवी के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, इसलिए उन्हें गवर्नमेंट बनाने का चांस मिलना चाहिए। लेकिन तभी गवर्नर उन्हें तुरंत इन्विटेशन देने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं टीवीके के पास अभी क्लियर मेजोरिटी नहीं है। ये न्यूज आते ही तमिलनाडु की पॉलिटिक्स और भी ज्यादा गर्म हो जाती है। अपोजिशन एलिगेशंस लगाना शुरू कर देती है। कई लीडर्स बोलते हैं कि गवर्नर दिल्ली के प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो कहीं कुछ लोग बोलते हैं कि AIADMK और बीजेपी पीछे से गवर्नमेंट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और अब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि विजय की CM डेजिग्नेट सिक्योरिटी और कॉन्वॉय प्रोटेक्शन तक हटा ली जाती है। एक तरफ विजय इलेक्शन जीत चुके होते हैं और दूसरी तरफ उन्हें गवर्नमेंट बनाने का मौका तक नहीं दिया जा रहा होता। इसी बीच कांग्रेस भी ओपनली गवर्नर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट अनाउंस कर देती है। रोड्स पर डेमोन्स्ट्रेशन होने लगते हैं। टीवी डिबेट्स में बस एक ही सवाल पूछा जा रहा होता है, क्या विजय को जानबूझकर रोका जा रहा है? लेकिन विजय अब पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। उन्हें पता है कि अगर CM बनना है तो 118 का मैजिक नंबर टच करना ही पड़ेगा। और फिर शुरू होता है तमिलनाडु पॉलिटिक्स का सबसे इंटेंस फेज, कोएलिशन नेगोशिएशन। विजय अलग अलग पार्टीज के लीडर से मिलने जाते हैं। कांग्रेस के 5 MLAs टीवीके को सपोर्ट देने के लिए राजी हो जाते हैं और ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट होता है, क्योंकि इसका मतलब था कि कांग्रेस अपना सालों पुराना DMK अलायंस तोड़ रही होती है। इसके बाद लेफ्ट पार्टीज भी धीरे धीरे विजय के सपोर्ट में आने लगती है। विजय पर्सनली CPI और CPIM लीडर से मिलने जाते हैं और सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन तभी एक और बड़ा पॉलिटिकल बॉम्ब फट जाता है। लेट नाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में AMM के लीडर TTV दिनाकरन टीवीके पर सीरियस एलिगेशन लगा देते हैं। वो एक्यूज करते हैं कि टीवीके ने गवर्नर को फॉर्ज्ड सपोर्ट लेटर सबमिट किया है। तमिलनाडु पॉलिटिक्स में फिर से हंगामा मच जाता है। न्यूज चैनल्स पर फोर्जरी स्कैंडल चलने लगते हैं। अपोजिशन टीवीके को अटैक करना शुरू कर देती है और कुछ वक्त के लिए फिर से ऐसा लगने लगता है कि शायद विजय की गवर्नमेंट बनने से पहले ही गिर जाएगी। गवर्नर अभी भी इनविटेशन नहीं दे रहे होते। AIADMK अपने MLAs को रिजॉर्ट में बंद कर देती है ताकि कोई उन्हें खरीद ना ले। बीजेपी पर बैकडोर पॉलिटिक्स के एलिगेशन लग रहे होते हैं और पूरा तमिलनाडु बस अगले अपडेट का वेट कर रहा होता है। और फिर आता है 9 मई 2026। विजय तीसरी बार गवर्नर से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार पिक्चर पहले जैसी नहीं होती, क्योंकि इस बार विजय के पास सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं नंबर्स भी होते हैं। 120 MLAs का सपोर्ट और अब गवर्नर के पास भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते। आखिरकार टीवीके को गवर्नमेंट बनाने का ऑफिशियल इन्विटेशन दे दिया जाता है। और फिर आता है वो दिन 10 मई 2026। पूरा तमिलनाडु टीवी स्क्रीन पर विजय की लाइव ओथ सेरेमनी देख रहा होता है। क्राउड थालापति थालापति के नारे लगा रहा होता है। और फिर जोशफ विजय चंद्रशेखर AKA थालापति, वो एक्टर जिसे कभी क्रिटिक्स ने रिजेक्ट कर दिया था, वो आदमी जिसे कभी गवर्नमेंट ने रोकने की कोशिश की थी, वो आउटसाइडर जिसके पास कोई भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, आज ऑफिशियली तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की शपथ ले रहा होता है। सिनेमा का सुपरस्टार अब असल जिंदगी में भी पावर की कुर्सी तक पहुंच चुका होता है, लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होने वाला था। तो क्या विजय ने जो पब्लिक से वादे किए थे वो उनको पूरा कर पाएंगे या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर दबा के कर दो।